पद्मा के बाल बचपन से बहुत लंबे और घने थे। पद्मा की माँ सुजाता उसके बालों में घर पर बनाया हुआ जड़ी बूटी वाला तेल और शैम्पू लगाती। लेकिन शादी के बाद पद्मा के लंबे बाल ही उसके परिवार के लिए मुसीबत बन जाते हैं। पद्मा और समीर दोनों कॉलेज में साथ पढ़ते थे। समीर पद्मा के लंबे बालों पर फिदा था। हाय पद्मा, तुम्हारे लंबे बाल किसी दिन मेरी जान ले लेंगे। मेरे लंबे बालों पर तो कॉलेज के सारे लड़के मरते हैं। मरते होंगे, लेकिन मेरी बात सबसे अलग है। मैं तुम्हारी लंबी घनी जुल्फों में जिंदगी भर के लिए कैद होना चाहता हूं। कैद की सजा पाने के लिए तुम्हें मेरे माता पिता से मिलना होगा। सही समय आने पर जरूर मिलूंगा। तब तक तुम अपने लंबे बालों का ख्याल रखना। पद्मा और समीर कॉलेज में एक दूसरे के साथ समय बिताते। घर जाने के बाद सुजाता रोज पद्मा के बालों में तेल लगाती। पद्मा, जल्दी से खाना खा ले, फिर मैं तेरे बालों में तेल लगा दूंगी। मैंने तेरा स्पेशल तेल बनाकर तैयार कर दिया है। ये तुमने बहुत अच्छा किया माँ। तुम्हारे स्पेशल तेल में न जाने क्या जादू है। उसे लगाते ही मेरे बाल और तेजी से लंबे होने लगते हैं। वो स्पेशल तेल मैंने अपनी दादी से बनाना सीखा था। तू भी उस तेल को बनाना सीख ले। शादी के बाद अपने बालों की देखभाल तुझे खुद ही करनी होगी। पद्मा खाना खाती है, जिसके बाद सुजाता उसके बालों में तेल लगाती है। जिसके बाद पद्मा अपने बालों में स्टीम लेती है। दूसरे दिन पद्मा अपने बालों को शैम्पू से धोकर खुले बालों में कॉलेज जाती है। हाय ये रेशमी जुल्फें, ये शरबती आंखें, इन्हें देख कर जी रहे हैं सभी। पद्मा हंसते हुए कहती है तुम्हारी हालत तो दिन पर दिन मजनू जैसी होती जा रही है। क्या करूं, तुम्हारे लंबे बालों ने मुझे अपना दीवाना बना दिया है। समय बीतता जा रहा था। दोनों की कॉलेज की पढ़ाई खत्म हो जाती है। समीर जॉब ढूंढ रहा था और पद्मा के माता पिता उसके लिए लड़का। समीर, इससे पहले कि मेरे माता पिता मेरी शादी कहीं और कर दे, तुम जल्दी से जॉब ढूंढ लो। तुम चिंता मत करो पद्मा, मैं पूरी कोशिश कर रहा हूं। कल मेरा इंटरव्यू है। मुझे पूरा यकीन है कि ये जॉब मुझे ही मिलेगी। दूसरे दिन समीर जहां इंटरव्यू देने जाता है, वहां उसका सिलेक्शन हो जाता है और उसे जॉब मिल जाती है। जिसके बाद समीर अपने माता पिता को पद्मा के बारे में बताता है। तुम दोनों एक दूसरे को कॉलेज के दिनों से जानते हो, ये तो अच्छी बात है। तू पहले हमें लड़की दिखा दे, उसके बाद ही हम कुछ फैसला लेंगे। माँ, तुम जब उसके बाल देखोगी ना तो खुद ही कहोगी कि यही लड़की तुम्हारी बहू हो सकती है। क्या? उसके बालों में ऐसी क्या खास बात है? वो तो तुम्हें कल ही पता चलेगा। दूसरे दिन समीर अपने माता पिता को पद्मा के घर ले जाता है, जहां सावित्री उसके लंबे बाल देखकर कहती है, समीर ने ठीक कहा था, लड़की के बाल बड़े लंबे और खूबसूरत हैं। मुझे लड़की पसंद है। बहन जी, पद्मा के बाल यूं ही इतने लंबे और खूबसूरत नहीं हुए हैं। इसके लिए मैंने कड़ी मेहनत की है। आपकी कड़ी मेहनत का फल मिलने का समय आ गया है। जब पद्मा हमारे घर बहू बनकर आएगी, तब मैं लंबे बालों वाली लड़की की सास कहलाऊंगी। बहन जी, आप लोग शादी का मुहूर्त निकलवाकर हमें बता दीजिए, हम तैयारियों में लग जाएंगे। ठीक है भाई साहब, हम कल ही पंडित जी से बात करके आपको बताते हैं। दूसरे दिन पद्मा और समीर की शादी तय हो जाती है। कुछ दिन के बाद दोनों की शादी हो भी जाती है। शादी के बाद जब पद्मा ससुराल आती है तो उसके लंबे बाल देखकर सभी उसकी तारीफ करते हैं। सावित्री, तेरी बहू के बाल तो बिल्कुल सावन की घटा की तरह हैं। बहू अगर बाल खोल दे तो दिन में रात हो जाएगी। पद्मा की सास उसके लंबे बालों को देखकर इतरा रही थी। पूरे खानदान में तो क्या, पूरी दुनिया में ऐसे बाल किसी के नहीं होंगे जैसे मेरी बहू के हैं। मैं तो गिनीज बुक में इसका नाम दर्ज करवाऊंगी। सावित्री खुशी खुशी पद्मा का स्वागत करती है। कुछ दिनों तक पद्मा और समीर शादी के बाद की रस्में पूरी करते हैं। जिसके बाद सावित्री पद्मा को रसोई की जिम्मेदारी उठाने के लिए कहती है, पद्मा बहू, अब तो रसोई का कामकाज संभालना सीख ले। मैंने बहुत काम कर लिया। ठीक है माँ जी। दूसरे दिन पद्मा रसोई में खाना बनाने जाती है। वो सबके लिए खीर, पूरी और सब्जी बनाती है। खाना खाते समय पद्मा के ससुर केशव की खीर में बाल निकल आता है, जो केशव के मुंह में चला जाता है। बाल काफी लंबा होने के कारण केशव के गले में फंस जाता है। केशव को खांसी आ जाती है।
खांसते खांसते केशव का बुरा हाल हो जाता है, लेकिन बाल उसके गले से बाहर नहीं निकल पाता है। समीर बेटा, तेरे पिताजी को क्या हो गया? जल्दी कुछ कर, नहीं तो इन्हें कुछ हो जाएगा। पापा को डॉक्टर के पास लेकर जाना पड़ेगा। समीर जल्दी से केशव को गाड़ी में बिठाकर डॉक्टर के पास ले जाता है। वहाँ डॉक्टर केशव के गले में फंसा हुआ बाल बाहर निकालता है। इनके गले में बाल फंसा हुआ था, जो बेहद लंबा होने की वजह से बाहर नहीं निकल पा रहा था। वो तो अच्छा हुआ कि आप इन्हें सही वक्त पर यहाँ ले आए, नहीं तो इनकी जान भी जा सकती थी। थैंक यू डॉक्टर। समीर केशव को लेकर घर आता है। वो पद्मा और सावित्री को सारी बात बताता है। आज तो पिताजी की जान बच गई, लेकिन कल को हम में से किसी के साथ कुछ भी हो सकता है। तुम अपने बाल कटवाकर छोटे करवा लो। ये क्या बोल रहे हो समीर? तुम तो जानते हो कि मेरी माँ ने मेरे बालों को लंबा करने के लिए कितनी मेहनत की है। मैं बाल नहीं कटवाऊंगी। मैं खाना बनाते समय अपने बालों का जूड़ा बना लूंगी, जिसके बाद मेरे बाल खाने में नहीं गिरेंगे। तू जो भी कर बहू, लेकिन अपने लंबे बालों को संभाल। तेरे बालों की वजह से हमें कोई परेशानी नहीं होनी चाहिए। जी माँ जी। दूसरे दिन पद्मा ने रसोई में जाने से पहले अपने लंबे बालों का जूड़ा बना लिया, लेकिन जूड़ा बार बार अपने आप खुल रहा था। जूड़ा तो बार बार खुल रहा है, बालों की चोटी बना लेती हूँ। अगर खाने में बाल गिर गया तो मुसीबत हो जाएगी। पद्मा रसोई में बैठकर बालों की चोटी बनाने लगती है। उसके बाल बेहद लंबे होने के कारण चोटी बनाने में बहुत वक्त लग जाता है। पद्मा, आज खाना नहीं मिलेगा क्या? मैं ऑफिस के लिए लेट हो रहा हूँ। पद्मा ने घड़ी देखा तो सुबह के 9 बज रहे थे। बालों के चक्कर में पूरा 1 घंटा बर्बाद हो गया। समीर के ऑफिस जाने का वक्त हो गया है। खाना तो मैंने बनाया नहीं। पद्मा रसोई से बाहर आती है। समीर, आज मैंने खाना नहीं बनाया, तुम बाहर से खाना मंगाकर खा लेना। लेकिन तुमने खाना क्यों नहीं बनाया? तुम सुबह 8 बजे से रसोई में क्या कर रही हो? मैं बताती हूँ। बहू रसोई में पिछले 1 घंटे से अपने बाल संवार रही है। माँ जी, मैंने बालों का जूड़ा बनाया था, लेकिन बाल बार बार खुल रहे थे। मेरे लंबे बाल फिर किसी के खाने में ना गिर जाए, इसलिए मैं इनकी चोटी बनाने लगी, जिसमें वक्त लग गया। कोई बात नहीं बहू। समीर बेटा, तू 5 मिनट रुक, मैं तेरे लिए जल्दी से कुछ बना देती हूँ। नहीं माँ, मैं जा रहा हूँ। मैं पहले ही बहुत लेट हो चुका हूँ। समीर बिना खाना खाए, बिना लंच लिए ऑफिस चला जाता है, जिसके बाद पद्मा सास ससुर को नाश्ता बना कर देती है। लेकिन दोनों बहुत ध्यान से खाना खाते हैं कि कहीं कोई बाल उनके मुंह में न चला जाए। लगता है मुझे बाल कटवाने ही पड़ेंगे, लेकिन माँ ने बहुत मेहनत से मेरे बाल इतने लंबे किए। इन्हें कटवा दूंगी तो माँ को बुरा लगेगा। पद्मा अपने बाल कटवाने का ख्याल त्याग देती है। कुछ दिन गुजर जाते हैं। संडे आ जाता है। समीर की छुट्टी थी। सभी लोग घर पर थे। सुबह सबको चाय देने के बाद पद्मा रसोई में कुछ बनाने लगती है। लगता है आज बहू नाश्ते में कुछ खास बना रही है। किचन से बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। हाँ, चूल्हे पर कढ़ाई रखी है। शायद हलवा बना रही है। सभी टेबल पर बैठकर नाश्ते का इंतजार कर रहे थे, लेकिन काफी देर तक नाश्ता नहीं मिला तो सुमित्रा ने पद्मा को आवाज लगाई। पद्मा बहू। जी माँ जी। आज हमें नाश्ता नहीं मिलेगा क्या? बहुत देर से देख रही हूँ तू रसोई में कुछ बना रही है। वो तो मैं अपने बालों में लगाने के लिए तेल तैयार कर रही हूँ। क्या तुम इतनी देर से रसोई में अपने बालों के लिए तेल बना रही थी? हाँ, संडे है ना, तो मैं पूरे हफ्ते के लिए तेल तैयार कर रही हूँ। मायके में तो माँ रोज मेरे बालों में यही तेल लगाती थी, जिससे मेरे बाल इतने लंबे हुए हैं। तुम अपने बालों को और कितना लंबा करोगी? समीर, अगर मैंने अपने बालों में ये तेल नहीं लगाया तो मेरे बाल खराब हो जाएंगे। और हमारे नाश्ते का क्या? सुबह के 10 बज गए, तूने हमारे लिए नाश्ता नहीं बनाया। माँ जी, मैं आप लोग के लिए जल्दी से मैगी बना देती हूँ। नहीं बहू, हम मैगी नहीं खाते। पद्मा, तुम्हारे बालों के चक्कर में आज हमें भूखा ही रहना पड़ेगा। मुझे इस सब पहले पता होता तो मैं तुमसे कभी शादी ही नहीं करता। ये तुम क्या कह रहे हो समीर? मेरे लंबे बालों की वजह से ही तो तुमने मुझसे शादी की थी। हाँ, लेकिन अब तुम्हारे लंबे बाल हमारे किसी काम के नहीं हैं। उल्टा हमें नुकसान झेलना पड़ रहा है। बहू, गृहस्थी बसाने के लिए खुद से ज्यादा अपने परिवार के बारे में सोचना पड़ता है, लेकिन तू है कि सिर्फ अपने बालों के बारे में सोचती है। तुझे हमारी कोई परवाह ही नहीं है। सुमित्रा की बातें सुनकर पद्मा को एहसास होता है कि वो सच में अपने बालों के सामने किसी की परवाह नहीं कर रही है। वो जल्दी से सबको अच्छा सा नाश्ता बनाकर खिलाती है। उसके बाद वो ब्यूटी पार्लर जाकर अपने बाल कटवा देती है। घर आने के बाद, बहू, तूने अपने बाल क्यों कटवा दिए? माँ जी, मेरे लंबे बाल मेरी जिम्मेदारियों के बीच आ रहे थे, इसलिए मैंने इन्हें कटवा दिए। लंबे बालों में मैं कोई स्टाइल नहीं बना सकती थी। छोटे बालों में तरह तरह के हेयर स्टाइल बनाऊंगी। बहू, तूने आज हमारा दिल जीत लिया। तू परिवार के साथ साथ अपने बालों की भी देखभाल कर बहू। ये तेरी सुंदरता में 4 चांद लगाते हैं।
ओह माँ जी। पद्मा सुमित्रा के गले लग जाती है। एक गांव में सुशीला नाम की एक बूढ़ी औरत रहती थी। उसके साथ सिर्फ उसका पति मोहन ही था, मगर मोहन बहुत बीमार रहता था और हमेशा बिस्तर पर ही पड़ा रहता था। इस वजह से सुशीला को घर घर जाकर खाना बनाने का काम करना पड़ता था। कहने को तो सुशीला के 2 बेटे थे, मगर दोनों ही अपनी अपनी पत्नियों के साथ घर छोड़कर चले गए थे, इसीलिए अब सब कुछ सुशीला को ही संभालना था। एक दिन, सुनिए जी, आज न वो मीरा मालकिन के यहाँ कुछ समारोह है, तो मुझे वहां जाकर खाना बनाना है। मुझे शायद लौटने में थोड़ी देर हो जाए। सुशीला, मुझे बिल्कुल अच्छा नहीं लगता कि मेरे होते हुए तुम काम करती हो, मगर मेरी किस्मत तो देखो, इस बिस्तर से उठ तक नहीं सकता और ना ही तुम्हारी मदद कर सकता हूँ। कितनी बेकार जिंदगी है मेरी। इससे अच्छा तो मैं मर ही जाता और तुम्हारे सिर से एक बोझ हल्का हो जाता। अपने पति की ऐसी बातें सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। ये आप कैसी बातें कर रहे हैं? अगर आपको कुछ होगा तो भला मैं कैसे जिंदा रह पाऊंगी? और वैसे भी आप तो जानते हैं मुझे खाना बनाना कितना पसंद है। इसी बहाने कुछ पैसे भी आ जाते हैं घर में। फिलहाल अब मैं जा रही हूँ और मैंने आपकी दवाइयाँ और खाना यहीं रख दिया, समय से ले लीजिएगा। ठीक है सुशीला, जल्दी वापस आ जाना, और वो भी अंधेरा होने से पहले, वरना मुझे तुम्हारी चिंता होने लगती है। हाँ, मैं जल्दी आ जाऊंगी। सुशीला घर से निकल जाती है और सीधा मीरा के घर पहुंचती है। आओ आओ सुशीला, आ गई तुम। देखो आज बहुत सारा काम है। मेरे पति के ऑफिस की एक पार्टी है जो कि उन्होंने घर पर रखी है। उनके ऑफिस के कई लोग आने वाले हैं और साथ ही साथ उनके बॉस भी। तो तुम एक काम करो, कम से कम 50 लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाकर रखो, ठीक है? क्या 50 लोगों के लिए? हाँ, चिंता मत करो, मैं तुम्हें इसके थोड़े ज्यादा पैसे दे दूंगी। अब मुझे बहुत काम है, मैं जा रही हूँ। तुम भी काम पर लग जाओ और हाँ, अच्छी बिरयानी बनाना ताकि उनके बॉस एकदम खुश हो जाए। थोड़े ज्यादा पैसे मिलने की बात से सुशीला के अंदर भी जान आ जाती है। जी जरूर। फिर क्या था, सुशीला बिरयानी बनाने में लग जाती है। वेज बिरयानी बनाने में शाम हो जाती है और अब बारी थी मेहमानों के आने की, मगर कोई मेहमान आता ही नहीं। सुशीला मीरा के साथ काफी देर तक इंतजार करती है, लेकिन तभी मीरा के फोन की घंटी बजती है। हेलो, क्या? ओफो, आपको पहले बताना चाहिए था ना, अब तो सारा खाना भी तैयार है। अच्छा ठीक है। मीरा मायूस होकर फोन रख देती है। क्या हुआ मालकिन, आप कुछ उदास नजर आ रही हैं, कुछ हुआ क्या? सुशीला, वो मेरे पति का फोन था और अब वो पार्टी बाहर होटल में करने वाले, कोई भी घर नहीं आ रहा। क्या? तो फिर अब इस सब खाने का क्या होगा मालकिन? एक काम करो सुशीला, ये वेज बिरयानी का पतीला तो तुम अपने साथ ही ले जाओ, बाकी सब मैं देख लूंगी। अच्छा ठीक है, और हाँ, कल समय पर आ जाना। जी। फिर क्या था, सुशीला वो बिरयानी का बड़ा सा पतीला उठा लेती है और वापस घर जाने के लिए निकल जाती है। लेकिन रास्ते में वो बस एक ही बात सोच रही थी, आखिर मैं इतनी सारी वेज बिरयानी का करूंगी क्या? ये तो बहुत ज्यादा है। मैं और मोहन जी मिलकर भी इसे खत्म नहीं कर सकते, अब क्या करूं? लेकिन तभी सुशीला को रास्ते में एक मेला दिखता है। वहाँ काफी सारे लोग मौजूद थे और खाने पीने के कई ठेले वहाँ लगे हुए थे। अरे वाह, यहाँ तो मेला लगा हुआ है। हाँ, ये एक अच्छा तरीका है। क्यों ना मैं ये सारी वेज बिरयानी को इस मेले में बेच दूं। यहाँ इतनी भीड़ है, लोग जरूर मेरी बिरयानी खाने आएंगे, मगर बेचूंगी किसमें? मेरे पास थर्माकोल वाली छोटी छोटी थालियां तो हैं ही नहीं, तो लोग बिरयानी खाएंगे किसमें? सुशीला इधर उधर देखने लगती है कि तभी उसे केले का एक पेड़ दिखता है और उसे समझ आ जाता है कि उसे क्या करना है। वो पेड़ से कुछ केले के पत्ते तोड़ लेती है और मेले में जाकर एक कोने में बैठ जाती है। सबसे पहले पास लगे नल में ही सुशीला केले के पत्तों को धो देती है और उन्हें साफ सुथरा करके रख देती है। इसके बाद वो जैसे ही बिरयानी की परात का ढक्कन हटाती है, सारे मेले में उसकी बिरयानी की खुशबू फैल जाती है। वाह वाह, क्या खुशबू आ रही है बिरयानी की। इससे तो सभी लोग यहाँ खींचे चले आएंगे। और ठीक ऐसा ही होता है। मेले में मौजूद सभी लोग सुशीला के पास चले आते। एक औरत अपने बच्चे के साथ आती है। बूढ़ी काकी, क्या बेच रही हो? बिरयानी बेच रही हूँ बच्चे, आओ लो तुम भी तो खाओ। खुशबू तो बड़ी अच्छी है काकी, एक काम करो 2 प्लेट दे दो। वैसे कितने की है एक प्लेट बिरयानी? जी बस 20 रुपए। अरे वाह, इतनी सस्ती, फिर तो हमें जल्दी से 2 प्लेट बिरयानी लगा दो। सुशीला 2 केले के पत्तों पर बिरयानी रखकर औरत को और उसकी बच्ची को दे देती है। वाह वाह काकी, क्या बिरयानी है, खाकर तो मजा ही आ गया, बहुत अच्छी बनी है ये तो। सच कहा बिटिया ने,
वाकई में बड़ी अच्छी वेज बिरयानी बनाई है काकी। इतनी देर में वहाँ और भी कई लोग आ जाते हैं और सभी सुशीला के हाथ की वेज बिरयानी खाने लगते हैं। सुशीला कम दामों में बिरयानी बेच रही थी, इसीलिए उसके पास ग्राहकों की कोई कमी नहीं थी। काकी, तुम क्या हर रोज यहाँ बिरयानी बेचने आती हो? क्या तुम कल भी आओगी? अगर हाँ, तो मैं फिर से तुम्हारी बिरयानी खाने जरूर आऊंगा। हाँ हाँ, हम भी खाने आएंगे। ये सुनकर सुशीला चौंक जाती है। वो खुद में सोचने लगती है, आज मुझे बिरयानी बेचकर जितना फायदा हुआ है उतना तो कभी दूसरों के घरों में खाना बनाकर भी नहीं हुआ, और ये लोग मेरी बिरयानी खाने के लिए वापस आने को भी तैयार हैं। सुशीला थोड़ी ही देर में सारी बिरयानी बेच देती है और अब उसके पास कुछ भी नहीं बचा था। वो सारे कमाए हुए पैसे और बिरयानी का खाली बर्तन लेकर घर आ जाती है। लेकिन जैसे ही सुशीला घर पहुंचती है, सामने का नजारा देखकर उसके होश ही उड़ जाते हैं। वो देखती है कि मोहन अपने बिस्तर की बजाय जमीन पर बेहोश पड़ा हुआ था। हे भगवान, ये क्या हो गया? मोहन, तुम ठीक तो हो ना? उठो उठो। लेकिन सुशीला के बहुत उठाने पर मोहन नहीं उठता। ये देखकर सुशीला भागते हुए वैद्य जी के पास जाती है और उन्हें घर पर बुला लेती है। वैद्य जी मोहन को देखते हैं और फिर सुशीला से कहते हैं, मुझे लगता है कि इन्होंने अपने बिस्तर से उठने की कोशिश करी और फिर ये कमजोरी की वजह से चक्कर खाकर गिर गए। हे भगवान, मगर ये उठे ही क्यों? ये तो कभी बिस्तर से उठते ही नहीं। मुझे तो कुछ भी समझ नहीं आ रहा। मेरे ख्याल से तुम्हें इनका किसी अच्छे अस्पताल में इलाज करवाना चाहिए। क्या पता ये पूरी तरह से ठीक हो जाएं। बस उसमें कुछ पैसे लगेंगे। अब चाहे जितने भी पैसे लगे, लेकिन मैं इनका इलाज करवा के ही रहूंगी। वैद्य सुशीला को कुछ दवाइयां देकर चले जाते हैं और थोड़ी देर में मोहन को होश आ जाता है। ये सब क्या है? जब आपको बिस्तर से उठने को मना किया गया है तो फिर आप उठे क्यों? सुशीला, तुमने समय देखा था। हमेशा तुम शाम होने तक घर आ जाती हो, मगर कितनी रात बीत गई और तुम नहीं लौटी। इस वजह से मैं बहुत बेचैन हो गया था। मैंने सोचा कि मैं ही तुम्हें उठकर ढूंढने जाऊंगा, लेकिन मेरे इस कमजोर शरीर ने भी मेरा साथ नहीं दिया और मैं गिर पड़ा। मुझे माफ कर दो। ये सुनकर सुशीला की आंखों में आंसू आ जाते हैं। वो मोहन से कहती है, आप चिंता मत करिए, अब मैं आपका इलाज अच्छे अस्पताल में करवा सकूंगी और फिर आप एकदम से ठीक हो जाएंगे। क्या? मगर वो कैसे सुशीला? हमारे पास इतने पैसे कहाँ से आएंगे? मेरे पास एक बहुत अच्छा तरीका है। भगवान ने हमें खुद रास्ता दिखाया है, जिससे हमारी सारी गरीबी बहुत जल्द दूर हो जाएगी और हम सुकून से अपना बुढ़ापा व्यतीत कर पाएंगे। क्या? मुझे कुछ समझ नहीं आ रहा सुशीला, जरा साफ साफ कहो ना। आज मैं वो मीरा मालकिन के घर खाना बनाने गई थी ना, तो उनके यहाँ कुछ था और उन्होंने मुझे 50 लोगों के लिए वेज बिरयानी बनाने को कहा, लेकिन मेहमान आए ही नहीं, इसीलिए उन्होंने सारी बिरयानी मुझे ले जाने को कही। फिर क्या था, मैं उसे वापस लाने लगी, लेकिन तभी मुझे रास्ते में एक मेला दिखा और मैंने सारी बिरयानी वहाँ बेच दी। लोगों को बिरयानी बहुत पसंद आई। मुझे एक ही दिन में पूरे 1000 रुपए का फायदा हुआ है। अब मैंने सोचा है कि मैं इन पैसों से सामान खरीदूंगी और वेज बिरयानी बेचने का काम शुरू करूंगी उसी मेले में, और जब मेला खत्म हो जाएगा तब कहीं और जगह पर। ये तो बहुत अच्छा सुझाव है सुशीला, मैं भी तुम्हारी मदद करना चाहता हूँ, मगर आप चिंता क्यों करते हैं? एक बार आपका इलाज हो जाएगा और आप ठीक हो जाएंगे, फिर तो मैं सारा काम आपसे ही करवाऊंगी। मोहन और सुशीला दोनों हंसने लगते हैं। अगले दिन ही सुशीला बाजार जाती है और वेज बिरयानी बनाने का सामान ले आती है। साथ में वो थर्माकोल की थालियां भी खरीद लेती है। दिन में बिरयानी बनाकर सुशीला शाम को मेले में पहुंचती है और आज भी उसकी सारी बिरयानी बिक जाती है और उसे खूब फायदा होता है। कुछ दिनों बाद मेला खत्म हो जाता है और फिर सुशीला अलग अलग जगह जाकर बिरयानी बेचने लगती। लेकिन लोग उसकी बिरयानी के इतने शौकीन थे कि जहाँ वो जाती थी वहीं जाकर उसकी बिरयानी खाते थे। काकी, इतनी अच्छी बिरयानी बनाती हो तुम, लोग इतनी दूर दूर से तुम्हारी बिरयानी खाने आते हैं, फिर तुमने आज तक इसके दाम नहीं बढ़ाए? नहीं बेटा, मेरी सस्ती बिरयानी ही मेरी पहचान है। लोग मुझे इसी नाम से तो जानते हैं, बूढ़ी काकी की सस्ती बिरयानी। ये सुनकर सब हंसने लगते हैं। कुछ ही दिनों में सुशीला बहुत पैसे कमा लेती है और वो अपने पति का इलाज करवा लेती है। फिर दोनों पति पत्नी साथ में बिरयानी बेचने लगते हैं और एक अच्छा जीवन व्यतीत करने लगते हैं। Please subscribe this channel.